कुम्हार की काली बेटी की शादी। विजयनगर में रहने वाला किशोर एक गरीब कुम्हार था जिसका जीवन चाक के इर्द गिर्द ही नाचता था। वो मिट्टी का साज सामान बनाकर उन्हें बाजार में बेचता था। बदले में जो पैसे आते उससे गरीबी में उसका जीवन गुजर बसर हो रहा था। वो अपनी पत्नी सीता और 18 साल की बेटी कोहिना के साथ रहता था। आंगन में बैठा किशोर बर्तन बनाने और निखारने में लगा हुआ था। तभी वहां से गुजरता हुआ धूपन उसे देखकर कहता है, अरे किशोर, अरे क्या बात है, आज तो बड़े भोर सवेरे चाक चलाने में जुट गया। अरे सवेरे सवेरे ही मिट्टी में मैला हो गया। अरे भाई, कुम्हार का शरीर तो बनता ही मिट्टी में सनने के लिए है, और फिर माटी का मोल तो कुम्हार ही जानते हैं। ये तो खरा सच है भाई। और बिटिया की ब्याह की बात बनी कहीं? अरे नहीं धूपन, तू तो जानता ही है कि मेरी मेघा का रंग कितना पक्का है। उसके सांवले सूरत के चलते शादी में सैकड़ों अड़चन बाधा घिर आती है। और कभी कभी तो खुद को कोसता हूँ कि मेरा मटमैला रंग मेरी मेघा को मिला ही क्यों। आकाश मुझ कुम्हार के हाथों की बस की बात होती तो मैं कुम्हार अपनी बेटी के काले रंग को नएपन में निखार देता। ऐसा कहते हुए गरीब कुम्हार की आंखों में आंसू झलक आते हैं, जिसे देखकर धूपन कहता है, भगवान पर भरोसा रख किशोर। वैसे भी ब्याह के जोड़ी बंधन तो स्वर्ग में बनते हैं। अगर तेरी बेटी के ब्याह में देरी है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा प्रतिफल छिपा होगा। ऐसा कहकर धूपन वहां से चला जाता है। तभी कुम्हार की काली बेटी घर के भीतर से आंगन में आती है। लाइए बाबूजी, मिट्टी मैं तैयार कर देती हूँ। अरे नहीं बेटी, तू भीतर जा, आज सूरज की तपीस जीरो पर है। बाबूजी, मेघा का तो नाता ही अंधेरों से है। ये धूप भी मेरे पक्के रंग के आगे फीका है। बस किस्मत की बात है। हजारों साल पहले एक वो काला कमली वाला था जिसके पीछे 5000 गोपियां सुध-बुध गवा कर घूमती थी। और एक मुझ काली बेटी की किस्मत है कि रिश्ते वाले मेरे कालेपन की हंसी उड़ाकर मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। इसी के साथ मेघा की भीगी पलकों से बहती बूंद मिट्टी में मिल जाती है। तभी सुधा बात संभालते हुए कहती है, अरे मेघा बेटी, तू यही है। जाकर जंगल से मिट्टी ले आ। तब तक मैं तेरे बाबूजी का हाथ बटाती हूँ। सुधा की बात सुनकर मेघा मिट्टी की ओछी टोकरी माथे पर धरकर जंगल आ जाती है और टोकरी को मिट्टी से भर देती है। तभी एक गांच पर बैठी कोयल की मीठी धुनी उसके कान में पड़ती है। कोयल, तुम्हारी तान तो बहुत मीठी और सुरीली है, मगर मेरी किस्मत पर तो कालेपन की न छूटने वाली कालिख लग गई है। मेघा अपने काले रंग को कोस ही रही थी कि एक बेहद ही सुंदर राजा जिसका नाम नरेश था, मर्म लहजे में कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम बेहद सुंदर हो। ये सुनकर मेघा राजा नरेश की ओर निगाह दौड़ाती है। राजा के चेहरे का दूधिया रंगत, भूरी आंखें और माथे की तेज लालिमा उसकी आंखों में समा जाती है। तभी मेघा कहती है, आप कौन हैं? मैं इस विजयनगर का राजा नरेश हूँ। तो आप हो प्रतापी राजा प्रजापत के बेटे। आप कितने खूबसूरत हैं। तुम भी बेहद सुंदर हो। मगर मैं तो इतनी काली हूँ। सारा दोष हमारे देखने का है। इंसान का सच्चा आईना उसका मन होता है। जो दुनिया के दर्पण से खुद को देखते हैं वो खुद में कमी पाते हैं। जिस दिन तुम खुद को मन के आईने से देखोगे, तुम खुद को अधूरा नहीं बल्कि पूरा पाओगे। ये कहकर राजा नरेश वहां से चला जाता है, मगर जाते जाते मेघा को असल आईने के मायने बता जाता है। समय बीतता है, फिर एक दिन सिपाही नगर में घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, कल राजा नरेश के 21वें जन्मदिन की खुशी में राजघराने में भोज का आयोजन है। पूरे गांव वाले दावत खाने जरूर आए। ये सुनकर मेघा का मन खुशी से झूम उठता है। कल राजा नरेश का जन्मदिन है। मैं तो इतनी गरीब हूँ कि उन्हें एक कीमती उपहार भी नहीं खरीद कर दे सकती, मगर मैं एक कुम्हार की बेटी हूँ। क्यों ना मैं राजा को एक सुंदर सा गुलदस्ता तोहफे में दूं। हाँ, ये सही रहेगा। मेघा मिट्टी से एक सुंदर सा गुलदस्ता बना उसे रंग बिरंगे रंगों से रंग देती है। रंग में निखर कर वो गुलदस्ता एकदम जीवंत जान पड़ रहा था। अगली सुबह, माँ देखो ना, मेरा ये सूट तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अब मैं क्या पहनूं? मेघा अभी ऐसा सोच ही रही थी कि एक सिपाही दरवाजा खटखटाता है। राजा नरेश ने आपके लिए भेंट भेजी है। जैसे ही मेघा तोहफा खोलती है तो उसमें गुलाबी रंग का एक सुंदर सा सूट होता है, जिसे पहनकर मेघा राजा के जन्मदिन के जश्न में पहुंचती है।
जहां राजा की नजर मेघा पर ही घिरी हुई होती है। सभी जन बारी बारी से राजा को तोहफा देते हैं। राजा नरेश, ये छोटा सा तोहफा आपके खातिर। शुक्रिया मेघा। पिताजी, इन सभी ने मुझे कोई ना कोई भेंट दी है सिवाय आपके। क्या मैं इस जन्मदिन पर आपसे कुछ मांग सकता हूँ? क्या आप देंगे मुझे? मांगो नरेश, क्यों नहीं। पिताजी, मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा जाता है और गुस्से से गुर्रा कर राजा प्रजापति कहते हैं, नरेश, होश में तो हो तुम? विजयनगर के राजा हो और ये काली लड़की एक कुम्हार की बेटी, पैर की जूती सर का ताज कभी नहीं बन सकती। अरे राजा नरेश, नगर की कुंवारी लड़कियां आपसे शादी करने के लिए सपने बिछाए बैठी हैं, फिर आप क्यों इस काली कमली का हट किए बैठे हैं? पिताजी, शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक राजा को अपनी शादी के लिए जीवन संगिनी चुनने का हक है। मेरी शादी मेघा से ही होगी। बस आपके इस नगरवासी ने उसके काले रंग के कारण इस पर अंधेरा किया हुआ है। क्या सांवले सूरत वालों को शादी करने का हक नहीं? रहने दीजिए महाराज, जब विजयनगर में माटी का मोल ही खोटा है तो इंसानों का मोल क्या जानेंगे। आकाश की मुझ कुम्हार के बस में होता तो मैं अपनी काली बेटी को भी निखार सकता। तब मेरी बेटी को इसके पक्के रंग के चलते कोई भी रिश्ते वाले रौंद कर नहीं जाते। नरेश के सवाल और कुम्हार के कड़वे शब्द सुनकर सभी के चेहरे पर ताला पड़ जाता है, जिसके बाद बड़ी आवाज में सभी कुम्हार की बेटी की शादी का नगाड़ा पीटने लगते हैं। पूरे विजयनगर को फूलों से सजा दो, शादी की तैयारी शुरू करो। राजा प्रजापति के बेटे की शादी है। इस महल में उसके कदम पड़ रहे हैं जिसे मिट्टी का मोल मालूम है, क्योंकि जो मिट्टी का मोल जानता है वो रिश्तों को कभी नहीं रौंदता। अपनी काली बेटी की शादी की घोषणा सुन कुम्हार की आंखें आंसू से तर हो जाती हैं और वो औंधे मुंह धरती पर बैठकर नरेश से कहता है, शुक्रिया राजा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ कुम्हार की बेटी कभी इस राज घराने की दासी भी बनेगी। मगर ये मुझ कुम्हार की बेटी की बड़ी किस्मत है जो उसे राजा की पत्नी का पद मिलने जा रहा है। इसी के साथ पूरे विजयनगर में कुम्हार की काली बेटी की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और शादी का दिन दस्तक देता है। चारों ओर शहनाई की धुनी गूंज उठती है, जिसके साथ दुल्हन के जोड़े में सजी धजी मेघा राजा नरेश के साथ अग्नि के साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध जाती है। जिसके बाद मेघा अपनी जिंदगी काफी खुशी के साथ बिताने लगती है। किसने सोचा था कि एक कुम्हार की काली बेटी राजा के तख्त की रानी बनकर ब्याही जाएगी। जबलपुर गांव में रहने वाली मेनका की 4 बेटी और एक बेटा था। रवि चारों बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी 2 बरस पहले चेताली से हो चुकी थी। जहां मेनका की 2 बेटियां उर्वी और कायशा हजारों किलोमीटर दूर शहर में पढ़ रही थी, वहीं उसकी 2 बेटी मानवी और सिया गांव में ही रह रही थी। हॉल में बैठी मेनका फोन पर बात कर रही थी, तभी हाथों में चाय का कप लिए उसकी बहू चैताली वहां आती है। क्या बात है माँ जी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। पूरा घर आंगन आपकी खिलखिलाहट से चिड़िया की तरह चहक उठा है। अरे बहू, बात ही ऐसी है, शहर से तेरी दोनों ननद गांव आ रही हैं। आज तू मेरी दोनों बेटियों के मनपसंद का खाना बनाना और तुम दोनों जाकर उनके कमरे की सफाई करो। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी 2 बेटियां इतनी बोर्डम हैं। चैताली की दोनों ननद बेहद ही सीधी सादी थी। सिर्फ सलवार सूट ही उनका पहरावा था। पढ़ाई के प्रति उनका खास रुझान होने के बावजूद भी मेनका ने उनके कदम मैट्रिक के बाद घर में बांध दिए और दूसरी ओर अपनी 2 बेटियों को पढ़ने के लिए जमा पूंजी से शहर भेज दिया। कुछ ही घंटों में मेनका की दोनों बेटी मॉडर्न अवतार में लगेज लिए घर में दस्तक देती हैं। मॉम, आओ आओ मेरी लाडली बेटियों, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। पूरे 3 साल बाद तुम्हें देखा है। शहर में जाकर और ज्यादा सुंदर हो गई हो, किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। ओह मॉम, अब आपकी बेटी शहर में रहती हैं, वहाँ के लोग गांव देहात की नजर गुजर जैसी बेतुकी बातों में भरोसा नहीं करते। मॉम प्लीज सामने से साइड हटिए, अगर 1 सेकेंड और हम ये लगेज लेकर खड़े रहे तो बेहोश ना हो जाएं। अरे बेहोश हो मेरी बेटियों की दुश्मन, आओ आओ बैठो।
मेनका अपनी दोनों बेटियों से बातें ही कर रही थी कि तभी चैताली अपनी शहरी ननद के लिए चाय नाश्ते की थाली लिए हुए उनके सामने आती है। ये लो मेरी प्यारी ननद जी, चैताली स्पेशल चाय देखो। तुम्हारी भाभी तुम दोनों की पसंद 3 सालों में भी भूली नहीं है। मुझे याद है कि तुम्हें चाय पर पालक पनीर के पकौड़े कितने पसंद हैं। भाभी, अब हमारी पसंद पहले जैसी नहीं रही। ये समोसे पकौड़े हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेकार हैं। मगर मैंने बड़ी मन से तुम दोनों के लिए इतना सब बनाया था, अब ये बर्बाद हो जाएगा। अरे भाभी, बर्बाद क्यों होगा? हमारी गांव की गवार बहनों को ये तला भुना खाने को दे दो और हम दोनों बहनों के लिए ब्लैक कॉफी बना दो। अपनी शहरी ननदों के ताने बाने सुनकर चैताली का मन अपनी भोली भाली गांव की ननद के लिए भर जाता है। तभी उदास आंखों से मानवी मर्म लहजे में कहती है, सही तो कह रही है सौम्या भाभी, वैसे भी हम दोनों बहनों को दाल चावल के सिवा मेहमानों के आने के मौके पर तो ये पूरी पकवान नसीब होता है। अपनी दोनों ननद के शब्दों में शुमार दुख को भाप कर उनकी भाभी चैताली उनके पीछे पीछे कमरे में आ पहुंचती है, जहां दोनों बहनें पपक पपक कर रो रही होती हैं। तभी चैताली उन्हें चुप कराती है। मानवी, सिया, चुप हो जाओ। आंसू बहाना समझदारी नहीं बल्कि बुजदिली है। हम क्या करें भाभी माँ, हम चारों बहनों में ये दोहरा बर्ताव क्यों करती हैं? एक और वो उर्वी और कायशा पर जान छिड़कती हैं, वहीं दूसरी ओर हम दोनों बहनों को दुत्कारती रहती हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे माँ ने हमें अपने कोख से जन्म ही नहीं दिया। अपनी ननद के बहते आंसू देखकर चैताली अपने पति रवि के आने पर उसे ये समस्या साझा करती है। अजी माँ जी का अपनी बेटियों के प्रति ऐसा दोहरा बर्ताव उनकी बेटियों में बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है। चैताली, ये देखने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। माँ के लिए उसकी शहरी बेटियों से बढ़कर कोई नहीं। चैताली सारी रात अपनी सास के स्वभाव के बारे में सोचती है। अगली सुबह उर्वी अपनी बहनों को नीचा दिखाते हुए कहती है, अरे मानवी, सिया, साल के 365 दिन तुम दोनों सलवार सूट पहनकर बोर नहीं होती हो क्या? जब देखो एकदम स्वामी टाइप की बनी फिरती हो। जमाना इतना आगे बढ़ चुका है मगर तुम दोनों बहनें मॉडर्न बनने की बजाय बोर्डम बनी बैठी हो। उर्वी, सलवार सूट और साड़ी तो हमारी संस्कृति और सभ्यता है। शायद शहर जाकर तुम दोनों ने लोगों की देखा देखी इस बात को बिसार दिया है। चैताली की फटकार उसकी शहरी ननद को औंधे मुंह कर देता है, जिसके बाद दोनों बहन पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती हैं और मेनका कहती है, अरे चैताली बहू, क्या जरूरत थी तुझे अपनी चलाने की? देखा, दुखा दिया ना मेरी दोनों बेटियों का दिल। ये सुनकर मेनका की बेटी मानवी उससे कहती है, क्या बात है माँ, शहर से आई अपनी बेटियों के लिए 2 बुरे शब्द भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुए और ननद भाभी के बीच एक छोटी मोटी नोक झोंक देखकर आपको गवारा ना हुआ? मानवी, खबरदार जो मुझसे इतनी बेरुखी से बात की तो। माँ जी, मानवी खरा सच कह रही है। अगर 4 ननद के बीच ये भेदभाव उनकी भाभी करती तो क्षण भर को शोभा देता, मगर आप तो उनकी जननी हैं। फिर अपने ही खून में ये दोहरा बर्ताव क्यों? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरी गाय जैसी बेटियों के मुंह में जुबान कैसे आ गया। ये माँ बेटी के बीच तेरी मंथराई का नतीजा है। माँ जी, आप मेरी बात का गलत माने मिला रही हैं। अगर मैं भाभी होकर अपनी चारों ननद को एक ही नजरिए से नाप सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? माँ होकर भी आप अपनी चारों बेटियों को समझ नहीं पाई? बहू के लाख समझाने बुझाने के बावजूद मेनका में अपनी गांव की बेटियों के प्रति रूखे बर्ताव में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आता। समय बीतता है। एक रोज मेनका अपनी चारों बेटियों के लिए कपड़े खरीद कर लाती हुई कमरे में बैठी बड़बड़ा रही होती है। ये दोनों फैशनेबल कपड़े मेरी शायरी बेटियों पर बहुत फबेंगे। बाकी मेरी गवार बेटियों के लिए ये सस्ते सलवार सूट ही बहुत हैं। इसके बाद मेनका अपनी चारों बेटियों को बुलाकर उन्हें एक एक जोड़ी कपड़े दे देती है, जिसे देखकर मानवी और सिया फूले नहीं समाती और बोल पड़ती हैं, शुक्रिया माँ, ये तोहफा हम बहनों के लिए बेशकीमती है। माँ, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे पास बहुत तेरे सूट थे। रख लो सिया और मानवी, माँ जी का आशीर्वाद समझकर। अरे उर्वी, कायशा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों फीकी पड़ गई? गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? गिफ्ट माय फुट। माँ, आप भी हमारी गांव की बहनों से कम बोडम नहीं है। हर ये टुच्चे से कपड़े हम नहीं पहनते, हम शहर के बड़े बड़े मॉल के ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। ये आप ही रखिए। रहने दे उर्वी, खामखा कहाँ सर खपा रही है।
माँ के कदम इस गांव से बाहर गए होते तब तो इनका संसार तो इस 6 मीटर की साड़ी में समाया है। अपनी बेटियों का रईसी का रुझान देखकर मेनका की भटक खुल जाती है। बावजूद इसके शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। तभी चैताली कहती है, बस करो, तुम दोनों ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया है। कभी सोचा है तुम्हारे कड़वे शब्द कितनों के दिल को छल्ली छल्ली करते हैं? इंसान मॉडर्न पहरावे से नहीं, सुनहरी सोच से होता है। ओ प्लीज भाभी, ये भाषण झाड़ना बंद करो, समझी? और माँ, तुम्हारे सामने कल की आई भाभी हम ननद को नीचा दिखा रही है और तुम बुद्ध बनी खड़ी हो। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं ठहरेंगी। इतने के बाद उर्वी और कायशा शहर लौट जाती हैं और पढ़ाई के पूरी होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचती हैं। देखना कायशा, हमारे आकर्षक छवि के कारण मैनेजर का पद तो पक्का है। हाँ, बस एक बार ये जॉब हाथ आ जाए, फिर हम पीछे मुड़कर परिवार को नहीं देखना पड़ेगा। दोनों बहनें बड़बड़ा ही रही थी, तभी कंपनी के केबिन में कंपनी की मालकिन सेलिना साड़ी का पहरावा पहने पहुंचती है। कुछ देर बाद, सॉरी, मगर तुम दोनों में इस कंपनी में काम करने की काबिलियत नहीं है। मगर मैम, बगैर हमारी डिग्री देखे आप फैसला कैसे कर सकती हैं? लुक एट योरसेल्फ, इस शॉर्ट्स पहनावे के साथ तुम्हें ये क्लार्क का काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ऑफिस में इंडियन कल्चर अलाउड है। तुम जा सकती हो। सेलिना की फटकार शहरी ननद के घमंड को निचोड़ कर रख देती है, जिसके बाद उनके कानों में अपनी भाभी के कहे शब्द गूंज उठते हैं। कल तक उन्होंने अपनी शहरी रुझान से जिस पहरावे को रौंदा था, आज उसी की कमी के आधार पर दोनों औंधे मुंह गिरती हैं। इसलिए कभी किसी शख्स को गांव शहर के आधार पर जज ना करें, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई तू? अभी तक सोकर नहीं उठी है? अरे अगर ऐसे ही सोती रहेगी तो सूरज उगने से पहले तेरी पूजा संपन्न कैसे होगी? माँ जी, मैं तो पहले ही उठ गई थी, बस स्नान करके अभी आई हूँ। मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है, चलिए अब पूजा करने के लिए चलते हैं। शगुन और माला दोनों सास बहू सुबह के 5 बजे पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रुपेश अपनी माँ माला से कहता है, रुक जाइए माँ, आप ये क्या कर रही हो? एक तो तेरी पत्नी को बच्चे नहीं होते हैं, ऊपर से तूने हमारे बने बनाए काम में टोक लगा दी। हम बच्चा होने के लिए पूजा करने जा रहे थे। अरे माँ, 4 साल से आपने बेचारी शगुन के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, अब और नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। अगर ये हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती तो तू एक काम कर बेटा, तू इसे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए आप दूसरी बहू कैसे ला सकती हो? अरे जब ऐसा था तो हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए तूने कोई संतान क्यों नहीं पैदा की? माँ जी, ये सब मेरे हाथों में नहीं है, और अगर मेरे हाथों में होता तो मैं ऐसा कब का कर चुकी होती। क्यों ना हम एक बच्चा अनाथालय से ले आए। क्या कहा तूने? किसी का गंदा खून इस घर में कैसे ला सकती है? अरे बांझ कहीं की, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो इस घर को कम से कम एक वारिस तो देगी। माँ, शगुन इस घर से कहीं नहीं जाएगी और मैं शगुन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर आपको शगुन से इतनी परेशानी है तो मैं शगुन को लेकर जा रहा हूँ। अब मैं इस घर में शगुन का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूपेश शगुन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो अपना सामान पैक करता है और घर छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। रास्ते में चलते हुए शगुन भूपेश से कहती है, अजी अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ हमारा परमात्मा और हमारी किस्मत हमें लेकर जाएगी। वो दोनों एक किराए का मकान खरीद लेते हैं, जिसके बाद भूपेश अपनी पत्नी शगुन से कहता है, देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी मैं जिंदा हूँ, चलो मेरे साथ चलो। भूपेश शगुन को एक अनाथालय में ले जाता है, जहाँ उन्हें 3 बच्चे मिलते हैं। एक राजू और उसकी 2 छोटी बहन। शगुन को राजू बहुत पसंद आता है। मैं हमेशा से एक बेटा चाहती थी, क्यों ना हम इसे गोद ले ले? मुझे भी ये बच्चा बहुत प्यारा लगा है, चलो इसे ले चलते हैं। भूपेश राजू को गोदी में उठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी राजू की दोनों बहनें शगुन और भूपेश का हाथ पकड़ लेती हैं और उनसे कहती हैं, अब हमारे भाई को कहाँ लेकर जा रही हैं? हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी अनाथ हैं, हम अपने भाई के बिना नहीं रह पाएंगे। हमारे भाई के अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है, हमें उससे अलग मत कीजिए। शगुन, अब हम लोग क्या करें? अजी मैं तो कहती हूँ इन तीनों को ही अपने साथ लेकर चलते हैं। मुझे लगता है भगवान यही चाहते हैं कि हम इन तीनों बच्चों को गोद ले लें।
भूपेश शगुन की बात मान लेता है और उन तीनों अनाथ बच्चों को अपने साथ ले आता है। अजी सुनते हैं, इन बच्चों को भूख लग रही होगी, मैं आंगन में चूल्हा बना लेती हूँ, आप खाने के लिए थोड़ा सामान ले आइए। ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। शगुन आंगन में बैठकर चूल्हा बना रही होती है, तभी वो तीनों बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। ये लोग कितने दयावान हैं, इन्होंने हमारी कितनी मदद की। ऊपर से इनके घर में कुछ भी नहीं है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। चलो इनकी मदद करते हैं। तभी उन तीनों बच्चों के अंदर से 3 अलग अलग प्रकार की रोशनी निकलती है। राजू के अंदर से कई सारे पैसे निकलते हैं, रूपा के अंदर से कई सारे कपड़े निकलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राधा के अंदर से कई सारे अलग अलग प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। जैसे ही शगुन उन तीनों के पास आती है तो वो उन तीनों के पास इतने सारे पैसे, खाना और कपड़े देखकर हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, इतने सारे कपड़े, पैसा और खाना कहाँ से आया? शगुन तीनों बच्चों से पूछती है, लेकिन वो बच्चे उससे कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद वहां पर भूपेश भी आ जाता है और इतना सारा सामान देखकर हैरान रह जाता है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी उस सभी सामान को इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रख लेते हैं और पैसों से अपने घर की सभी जरूरत का सामान ले आते हैं। अरे लगता है ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है, हमारी मदद करने वाला एक वही है। भूपेश अपनी पत्नी शगुन और अपने तीनों गोद लिए बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता है। जिसके बाद खाना खाकर वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भूपेश काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकलता है। हे मालिक, कोई तो काम मुझे दिलवा दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी बीवी और बच्चों को कैसे पालूंगा। दिन भर कई जगह ठोकरे खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो बेचारा वापस घर लौट आता है। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई मुझे काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मुझे इन तीनों बच्चों का पेट भी पालना है। आप चिंता क्यों करते हो, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। वो आपस में परेशान होकर ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो तीनों बच्चे उन्हें बात करते हुए सुन लेते हैं। आज फिर से राशन नहीं है घर में और हमारे माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि चलो हम तीनों मिलकर अपने माता पिता की मदद करते हैं। वो तीनों मिलकर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद राजू के अंदर से कई सारे पैसे निकलते हैं, रूपा के अंदर से कई सारे कपड़े निकलते हैं, तो राधा के अंदर से कई सारे खाने के अलग अलग पकवान निकलते हैं। ये सब जादू होते हुए भूपेश और शगुन देख लेते हैं। ये सब मैंने क्या देखा? क्या ये सब हकीकत में था? हाँ, जो तुमने देखा वही मैंने भी देखा। ये जादू इन बच्चों के अंदर से निकल कर आया है, जिसके चलते यहाँ पर पैसे, कपड़े और खाने का ढेर लग गया। कौन हो तुम तीनों और तुम्हारे अंदर ये जादुई शक्तियाँ कैसे हैं? हम तीनों एक देवी का अंश है। हमारी माता एक देवी माँ थी जो गरीब, बेसहारा, बेबस लोगों की मदद किया करती थी। उनके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ थी जिससे वह हर किसी की मदद किया करती थी। हमने उनके पेट से जन्म लिया, जिसके चलते हमें उनकी एक एक शक्ति प्राप्त हुई। एक दुर्घटना के वश हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए, जिसके बाद किसी ने भी हमें अपनाया नहीं। आप दोनों ने हमें एक माता पिता का प्यार दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उस अनाथालय में हमारा कोई नहीं था, लेकिन आप दोनों ने हमें अपना बच्चा माना और हमें अपनाया। नहीं बच्चों, ऐसा मत कहो। ये तो हमारा सौभाग्य है जो तुम हमारे नसीब में लिखे गए हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पहले हमारे पास एक भी संतान नहीं थी और अब हमें 3 संतानें मिली हैं, और वो भी जादुई है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। एक तरफ ऊपर वाले ने मेरी सोनी गोद भरी, तो दूसरी तरफ तुम जैसी जादुई शक्तिशाली बच्चे मुझे मिले। ये सारे कपड़े और खाना बहुत ज्यादा है, हम इन सब का क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ हम इन सभी चीजों को गरीबों में बांट देंगे। भूपेश शगुन की इस बात से सहमत होता है। जिसके बाद भूपेश अपने तीनों बच्चों के साथ सभी चीजें अनाथ बच्चों को देने के लिए निकल पड़ता है। वो गरीब बेसहारा बच्चों को नए नए कपड़े देता है और उन्हें खाने के लिए खाना भी देता है। भगवान की लीला भी अपरंपार है। जब नहीं देता तो कुछ नहीं देता, और जब देता है तो पूरा संसार झोली में डाल देता है। उस दिन के बाद से शगुन और भूपेश दोनों अपने गोद लिए हुए बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तारा देवी रजाई ताने अपने बिछौने पर सोई हुई सपने की गहराई में डूबी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। तभी वह थरथराते हुए नींद से बाहर आती है। सपना था,
प्यास के मारे गला सूख रहा है। बोलो भला, 3 बहुओं के रहते हुए भी पानी का जग हमेशा खाली रहता है। अब तो अपना हाथ ही जगन्नाथ है। वह पानी का खाली जग लेकर रसोई में आकर पानी पीकर जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है, तभी किवाड़ की कर्कश आवाज सिसियाते सन्नाटे को चीरती हुई तारा के कान में पड़ती है। अरे, ये किवाड़ किसने खुला छोड़ दिया है? इसे बंद करना भी मेरे ही जिम्मे है। जैसे ही तारा दरवाजा बंद करने बढ़ती है तो वह देखती है कि उसकी तीनों बहू शिवी, चांदनी और गौरी मैदान में इच्छाधारी रूप धरे हुए हैं। जहां शिवी एक भयंकर इच्छाधारी नागिन तो वहीं चांदनी एक चुड़ैल और गौरी अर्ध गाय में बदली हुई है। यह देखकर तारा के रोंगटे सिहर उठते हैं और आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये क्या बला है? ये मेरी तीनों बहुएं इच्छाधारी हैं? लगता है कोई हमें छुपकर देख रहा है। मुझे इंसानी बोटी की बू आ रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजरें गड़ाए हुए है। भाग तारा, वरना अगर इन जालिम बहुओं ने देख लिया तो न जाने क्या हश्र करेंगी तेरा। डरी सहमी भागती हुई तारा अपने कमरे में जाकर रजाई ताने आंख मूंद कर सोने का नाटक करती है। तभी उसकी तीनों बहुएं उसके सामने आ खड़ी होती हैं, जिसे देखकर तारा की चीख निकल जाती है। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। तुम तीनों इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। तो आपको हमारी सच्चाई का पता चल ही गया माँ जी। मगर माँ जी, आपने जो देखा वह सिर्फ आधा सच है। हम तीनों बहू बरसों से एक श्राप से जूझ रही हैं। आखिर वो कौन सा श्राप है जिसने तारा की तीनों बहुओं को आम इंसान से नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय में बदल दिया? यह जानने के लिए हमें कहानी के पिछले पन्ने को पलटना होगा। कुछ साल पहले गुरुग्राम गांव में रहने वाली गौरी, शिवी और चांदनी प्रजापति ब्राह्मण की बेटियां थी। प्रजापति खराई से चलने वाले ब्राह्मण थे, जिसे देखकर तीनों लोकों के देवताओं ने उन्हें 3 दैविक बेटियों के पिता बनने का सौभाग्य दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मैं 3 दैविक बेटियों का पिता हूँ। बीतते समय के साथ ब्राह्मण की तीनों बेटियां बड़ी हो गईं, जिसके साथ उनकी दैविक शक्तियां भी उजागर हो गईं। मगर अपनी शक्तियों से वह कभी हरी भरी जंगल को पतझड़ में बदल देती तो कभी बिन बादल मेह की फुहार बरसाती। एक दिन की बात है। बहनों, ये प्रकृति से छेड़छाड़ करके मैं उकता गई हूँ। चलो आज जंगल चलते हैं। आज जानवरों के साथ हंसी ठिठोली करेंगे। हाँ, चलो चलते हैं। थोड़ी देर में तीनों बहनें जंगल आ जाती हैं, जहाँ एक सुंदर सी हिरनी उछल कूद रही होती है। अरे जरा देखो, ये हिरनी कितने आराम से नाच रही है। चलो इसे परेशान करते हैं। तीनों बहनें अपने दैविक वरदानों का दुरुपयोग करते हुए उस हिरनी की सांसें रोक देती हैं, जिसके बाद वह हिरनी अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए बोल पड़ती है। तुम तीनों ने अपने मनोरंजन मात्र के लिए मुझ पर जो दैविक शक्तियों का दुरुपयोग साधा है, उसके कारण मैं मृत्यु का कौर होने को हुई हूँ। मगर जादुई हिरनी तुम तीनों को ये श्राप देती हूँ कि जैसे ही ये मृग मौत के फाटक को पार करेगी, तुम तीनों बहन नागिन, चुड़ैल और अर्धगाय में बदल जाओगी। तब तुम ना तो दैविक रह जाओगी, ना एक इंसान। तुम हर एक रात हैवान बनकर खून का प्याला पियोगी। आज से तुम तीनों श्रापित ठहरोगी। और उस दिन से हम तीनों बहनें उस श्राप के बोझ तले तिल तिल घुट रही हैं। ना चाहते हुए हर रात 12 बजे हम तीनों बहू इंसान से हैवान बन जाती हैं। माँ जी, हमें क्या खबर थी कि हमारी एक भूल के लिए हम बहुओं को नागिन, चुड़ैल और अर्धगाय की भारी कटनी करनी पड़ेगी। तुम तीनों चिंता मत करो, तुम्हारे इस श्राप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। मैं कल स्वामी जी को घर बुलाऊंगी। देखते ही देखते रात का पहर बिहान में बदल जाता है। तभी केवट महाराज उनके घर आते हैं। तभी तारा उन्हें सारी बात बताती है। इस श्राप का तोड़ तो है, मगर वो बहुत कठिन है माई। महाराज, तोड़ क्या है? जैसे वो हिरनी अपने हिरन से अलग होकर मर गई, तुम्हारी तीनों बहू को भी इसी कठोर सफर से गुजरना होगा। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। इन्हें अपने ही पति के खून में नहाना होगा। महाराज, तो क्या इस श्राप से उभरने के लिए हम तीनों बहुओं को अपने पति की बलि चढ़ानी होगी?
ये हमसे नहीं होगा। ठहरो, एक दूसरा तोड़ है, मगर उससे गुजरना मौत से बदतर होगा। तुम्हें पूर्णिमा की रात ठीक 4 बजे के पहर गंगा नदी में 7 बार डुबकी लगानी होगी। उसे तुम्हारा ये श्राप टूट जाएगा, मगर ये पथ कांटों से भरा है। गंगा घाट की तरफ बढ़ते तुम्हारे हर एक कदम के साथ तुम्हारे पांव छिलते जाएंगे और तुम कमजोर होकर खूंखार भेड़ियों की तरह गरजोगी। तुम लोगों को फाड़ खाने को भी उतारू होगी, मगर तुम्हें हर हालत में गंगा में उतरना होगा। हम इस कसौटी को पार करेंगे महाराज। देखते ही देखते पूर्णिमा का दिन दस्तक दे जाता है। उस रात चांद अपनी गर्दिश में था। जैसे ही 12 बजते हैं, तीनों बहू अपने इच्छाधारी अवतार को धारण कर लेती हैं। चलो बहू, हर हालत में तुम तीनों को 4 बजे पैर गंगा घाट में उतारना होगा। तारा की तीनों बहू उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। तभी शिवी फुमकारते हुए तारा की तरफ बढ़ती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? अपने अंदर के हैवान को खुद पर हावी मत होने दे। आजा बुढ़िया, आज तेरा खून पीकर मुझ नागिन बहू की प्यास बुझेगी। तारा खुद को बचाकर आगे की तरफ भागने लगती है। तभी शिवी उसे अपने फन में जकड़ लेती है। हे शिव शंभू, मुझे बचा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही तारा की नागिन बहू के कानों में जाप की गूंज पड़ती है, वह खुद शांत हो जाती है, जिसके बाद वह तीनों फिर चलने लगती हैं। तभी उसकी चुड़ैल बहू की आंखें लाल स्याह हो जाती हैं और उसके खुले बाल हवा में लहरा उठते हैं और चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है। मैं आजाद हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खून का प्याला चाहिए। चुड़ैल की भयावह हंसी से पेड़ पर बैठे पंछी आकाश में उड़ने लगते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें मार कर खाने लगती है। शापित चुड़ैल बहू के इस हैवानियत को देखकर बादल बड़ी गर्दिश के साथ गरज उठते हैं। हे ईश्वर, ये श्राप का कैसा असर है? एक बहू से छूटकर दूसरी में उभर जा रहा है। 4 बजने ही वाले हैं, मैं क्या करूं? मुझे इन्हें गंगा में उतारना ही होगा। कोई तरकीब ना सूझने पर तारा नम आंखों से कहती है, ठहर जाओ तुम तीनों, इन बेजुबान पंछियों को जाने दो। मैं तुम्हें खुद को सौंपती हूँ। आगे बढ़ो और फाड़ खाओ मुझे। तारा बल की बजाय बुद्धि से अपनी तीनों शापित बहुओं को अपनी ओर बढ़ते हुए गंगा घाट में उतार लेती है। तभी तीनों बहू झुंझलाहट के साथ कहती हैं, तुमने हमारे साथ धोखा किया। अब इसी गंगा में तेरी अस्थियां ना बहाई तो कहना। जैसे ही तीनों बहू तारा की ओर बढ़ती हैं, तारा पानी के अंदर डुबकी लगा लेती है। इस बीच तीनों बहुएं बार बार पानी के भीतर और बाहर होती हुई उसे खोजने लगती हैं। तभी उनकी 7 डुबकियां पूरी हो जाती हैं और उनका इच्छाधारी नागिन, चुड़ैल और अर्ध गाय का श्राप सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तभी तारा तैरती हुई लाश पानी के उफान पर जाती है, जिसे देखकर तीनों बहू की पलकें भीग जाती हैं। माँ जी, उठिए माँ जी, आप हमसे दूर नहीं जा सकती। माँ जी जागिए ना। माँ जी हमसे कोसों दूर जा चुकी हैं, वहां से लौटने का कोई मोड़ या मंजिल नहीं। हम तीनों शापित बहुओं का ये साधारण इंसानी जीवन माँ जी ने अपने जीवन की बलि देकर मोल ली है। इस तरह तारा देवी ने अपनी तीनों शापित बहुओं के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर उन्हें श्राप से उबार लिया। तारा देवी माँ, यह त्याग आज भी उसकी तीनों शापित बहुओं के सीने में जिंदा है। चांदनी, गौरी और शिवी की किए भूल की सजा के लिए उन्हें ना सिर्फ सालों शापित बहू का जीवन भोगना पड़ा, बल्कि उसकी कटनी उनकी सास तारा देवी को अपनी जान गंवाकर काटनी पड़ी। छोड़ दो मुझे जाने दो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आजाद करो। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुझे? पहले तेरी थोड़ी सी खातिरदारी तो कर दे। अरे एक काम करो, इसके गले में हड्डियों की माला डालकर इसी पाताल लोक की सैर कराओ। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोग मुझे क्यों सता रहे हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अरे अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तभी एक काया चुड़ैल आती है और सौदामिनी चुड़ैल के गले में हड्डियों की माला डाल देती है, जिसके बाद वो उसका मुंह काला करके उसे पाताल लोक के चक्कर लगवाने लगती है। अब आएगा ना असली मजा, जब कोई भी नया भूत या चुड़ैल हमारे पाताल लोक में आता है तो हम उसका स्वागत इसी प्रकार से करते हैं और उसको सभी से मिलवाते हैं। चलो
तुम्हारा स्वागत करने का समय आ गया है। अब तुम्हें सभी से मिलवाना भी तो है। ऐसा कहने के बाद पाताल लोक के सभी भूत और चुड़ैल मिलकर सौदामिनी को बहुत ज्यादा जलील करते हैं और इसी प्रकार पूरे पाताल लोक के चक्कर भी लगाते हैं। हर दिन सौदामिनी चुड़ैल के साथ ऐसे ही कुछ न कुछ होता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन सौदामिनी चुड़ैल अपने मन ही मन सोचती है, यहाँ रहकर तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आखिर मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? इससे अच्छा है कि मैं धरती लोक पर चली जाऊँ। कम से कम वहाँ कोई मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव तो नहीं करेगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल धरती पर रहने के लिए पाताल लोक से धरती पर पहुँच जाती है, जहाँ वो गांव के एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। उस पेड़ के नीचे एक आदमी अपने खट्टे मीठे आम बेच रहा होता है। गांव के सभी लोग उसके पास आते हैं और आम लेकर चले जाते हैं। चुड़ैल काफी देर से पेड़ पर बैठी हुई ये सब देखती रहती है। अरे इस आदमी के पास ऐसा क्या है जो लोग इसके पास आते हैं और लेकर जाते हैं? आखिर मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी चीज है इसके पास जो लोग इतनी खुशी खुशी लेकर जा रहे हैं। तभी चुड़ैल चुपके से उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसकी टोकरी में से 2 आम चुरा कर वापस पेड़ पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो आमों को कुछ देर तक देखती रहती है। अरे आखिर ये क्या चीज है जिसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं? कहीं ये कोई खाने की चीज तो नहीं है? मुझे इसे खाकर देखना चाहिए। जैसे ही चुड़ैल आम खाती है, आम खाते ही चुड़ैल के मुंह से एक आवाज निकलती है। अरे वाह, क्या कमाल की चीज है। एकदम खट्टी मीठी लग रही है। इसे खाकर तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन इस चीज को कहते क्या है? तभी उस बूढ़े आदमी के पास एक औरत आती है और उस बूढ़े आदमी से कहती है, अरे बाबा, जरा 1 किलो आम तो देना। आम चाहिए? अभी रुको, अभी देता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा आदमी उस औरत को आम दे देता है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप से कहती है, अच्छा तो इसे आम कहते हैं। इसका नाम आम है, लेकिन ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो और खाने का मन कर रहा है। चुड़ैल दोबारा से उस बुजुर्ग आदमी के पास चुपके से जाती है और उसके कुछ आमों को चुरा कर खाने लगती है। ऐसे ही हर रोज जब भी वो बुजुर्ग आदमी उस पेड़ के नीचे आम बेचा करता था, चुड़ैल रोज चुपके से उसके कुछ आम चुरा कर खा जाया करती थी। मेरे पाताल लोक से ज्यादा अच्छा तो ये धरती लोक है। कम से कम यहाँ कोई मुझे परेशान तो नहीं करता। ऊपर से इन आम को खाने के बाद तो और भी मजा आ जाता है। चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर आम खाते हुए आम के मजे लेते रहती है। शाम होते होते वो बूढ़ा आदमी अपने सभी आमों को बेचकर वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच जाता है। देखते ही देखते रात गुजर जाती है और सवेरा हो जाता है, जिसके बाद सुबह से ही चुड़ैल उस बूढ़े आदमी के आने का इंतजार करती रहती है। अरे सुबह के 12 बज गए हैं, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी अभी तक आम बेचने नहीं आया है। आखिर वो आज कहाँ रह गया? चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता और वो पूरे बेसब्र होकर उस बूढ़े आदमी के आने का इंतजार करती रहती है। सुबह से एक भी खट्टा मीठा आम नहीं खाया है। मुझे आम खाना है। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल का इंतजार करते करते शाम हो जाती है, जिसके बाद उससे रुका नहीं जाता। बहुत हुआ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उस बूढ़े आदमी के पास जाना होगा, नहीं तो पूरी रात मुझे खट्टे मीठे आम खाने की बेचैनी लगी रहेगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल गांव में उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के घर तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है, उसे वो बूढ़ा आदमी एक बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या? ये बुजुर्ग आदमी तो बहुत बीमार लग रहे हैं। लगता है इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तभी ये आज आम बेचने भी नहीं आए हैं। अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल की नजर उस बुजुर्ग आदमी के घर में रखे हुए खट्टे मीठे आम के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही वो उन्हें उठाती है और खाने लगती है। ओहो, क्या बात है! इन आम को खाकर अब मेरे पेट को शांति मिली है। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी दर्द में करहाने लगता है। आए ए भगवान, अरे कोई मेरी मदद करो। आम खाते खाते चुड़ैल रुक जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगती है। अरे ये बुजुर्ग आदमी तो बहुत ज्यादा बीमार है और तकलीफ में भी है।
मुझे इनकी मदद करनी होगी। तभी चुड़ैल आमों की तरफ देखने लगती है। अरे इनमें से कुछ आम तो खराब होने लग गए हैं। क्यों ना मैं इनकी जगह इन आमों को बेचकर इनकी मदद करूं। ऐसा करना ठीक रहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना रूप बदलना होगा, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर गांव में किसी आदमी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल उस बूढ़े आदमी की तरह अपना रूप बदल लेती है। चुड़ैल बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह दिखने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अगले दिन आमों को बेचने चली जाती है। आम ले लो आम, खट्टे मीठे आम, ताजे ताजे आम ले लो आम। चुड़ैल के बुलाने पर गांव के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और आम लेकर चले जाते हैं। कुछ ही देर में उसके सारे आम बिक जाते हैं। अरे वाह, उस बुजुर्ग आदमी का रूप धारण करके तो मैंने सारे आम बेच दिए। अब मैं उनके लिए दवाई लेकर आ सकती हूँ। वो तुरंत एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और उस बुजुर्ग आदमी के लिए दवाई लेकर आती है, जिसके बाद वो उस बुजुर्ग आदमी के पास जाती है और उसको दवाई खिलाती है। कुछ घंटों बाद उस बुजुर्ग आदमी को होश आ जाता है। जैसे ही वो अपने सामने अपने जैसा एक हमशक्ल देखता है तो वो अचंभित रह जाता है और उससे पूछता है, अरे ये कैसे मुमकिन है? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। आखिर कौन हो तुम? तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में उस आदमी से कहती है। जिसके बाद मैं पाताल लोक से भागकर यहाँ धरती लोक पर आ गई और फिर मुझे आप मिले। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बस मुझे रोजाना आम दे देना। मुझे ये आम बहुत पसंद है। तुम चुड़ैल होकर भी चुड़ैल जैसी नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें बदले में रोज आम खिलाया करूंगा।